मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी आप देखते रहेंगे। दर्शकों, आज भी मेरे पास कई मेरे दर्शकों के टेलीफोन आए, उनको कुछ कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन जैसे कल मैंने क्लियर किया था एक अशुभ योग के बारे में बता करके, आज उनको कंफ्यूजन हुआ कि किसी ने उनको बताया कि अगर लगन कोई भी हो और समस्त ग्रह 4 भावों में हो या 4 राशियों में हो तो केदार योग बनता है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लगन आपका कोई भी हो और अगर समस्त 7 ग्रह राहु केतु को छोड़ करके 4 भावों में या 4 राशियों में हो, केदार योग बनता है। यह संख्या योग में आता है। यहीं पर मैं बता दूं कि हमारे पराशर जी ने नाभस योग 32 बताए हैं। नाभस योग 32 बताए हैं, जिसमें आश्रय योग 3 है, बल योग 3 है, आकृति योग 20 है। ये टोटल 25 हो जाते हैं। और उसके बाद संख्या योग 7 योग हैं। संख्या योग का मतलब है एक भाव में 7 ग्रह हो, 2 भावों में 7 ग्रह हो, 3 भावों में 7 ग्रह हो, जैसे हमने आपको शूल योग का बताया था। 4 भाव में 7 ग्रह हो, केदार योग। 5 भाव में पाश योग। इस तरह से यानी इन 7 ग्रहों की संख्या के अनुसार योग बनाए हैं। लेकिन केदार योग में केदार योग में और दंड योग में थोड़ा सा फर्क है। दंड योग में भी समस्त 7 ग्रह 4 राशियों में होते हैं और केदार योग में भी समस्त 7 ग्रह 4 राशियों में होते हैं। फर्क कहां पर है? आपका लगन कोई भी हो, लगन से कोई मतलब नहीं है। अगर पहले मैं आपको दंड योग बताता हूं। दंड योग पराशर जी ने व्याख्या दी है, जो कि संख्या योग के अंदर में आता है। तो नहीं, जो दंड योग की व्याख्या आकृति योग में आती है। प्राखर जी ने दंड योग की व्याख्या आकृति योग की जो 20 योग है उसमें आती है। अगर किसी भी कुंडली में लगन कोई भी हो और 7 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु केतु को छोड़ करके बाकी 7 ग्रह सभी दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव और लगन, इन चारों भाव में होने चाहिए तो दंड योग होता है। यह दंड योग पराशर जी के अध्याय 37 में आकृति योग में आता है। अब वहीं पर जो कंफ्यूजन है वो मैं बता दूं। केदार योग, केदार योग वह योग है जो कि नाभस योगों में वो नहीं गिनती होती, संख्या योगों में है। अगर वो योग नाभस योग में आ गया तो केदार योग में नहीं होगा। केदार योग में 4 ग्रह में, 4 राशियों में या 4 भाव में समस्त ग्रह हों तो केदार योग बनता है। लेकिन वो दशम, एकादश, द्वादश लगन में हो जाएंगे तो वो दंड योग हो जाएगा। उसके अलावा कहीं भी होने दो, एक बार जैसे मान लिया 1, 2, 3, 4 इसमें हो, यानी लगन, यानी दशम, एकादश, द्वादश और लगन में नहीं होने चाहिए, चारों भावों में। अगर इन चारों में हो गया तो केदार योग की जगह पर वो दंड योग हो जाएगा। और इनमें से लगन आउट हो जाए, यानी पीछे आ जाए, जैसे 1, 2, 3, 4 में आ जाए या 1, 2, 3, 4 इनमें आ जाए तो वो केदार योग बन जाएगा। फिर मैं दोबारा बता देता हूं स्पष्टीकरण के लिए कि दंड योग दशम भाव में हो, क्रम से दशम में भी हो ग्रह, एकादश में भी ग्रह हो और द्वादश में भी ग्रह हो और लगन में भी ग्रह हो तो दंड योग हो जाता है। इसके अतिरिक्त केदार योग कहीं पर भी हो आपका कुंडली में, 4 भावों में समस्त ग्रह हो तो केदार योग होता है। अगर वो यहीं पर आ गए तो कन्वर्ट हो जाएगा, वो दंड योग हो जाएगा। ये फर्क है। नाभस योग के 32 योग बताए हैं। आश्रय योग में 3 होता है, दंड योग में 2 होते हैं, आकृति योग में 20 होते हैं, टोटल 25 हो गए और संख्या योग 7 होते हैं। इस तरह से ये 32 योग हैं जो नाभस के अनुसार से होते हैं। केदार योग संख्या योग में आता है और दंड योग आकृति योग में आता है।
फर्क यही है, और प्रभाव में जमीन आसमान का फर्क है। आज हम आपको धन योग के बारे में बताएंगे कि धन योग कैसे बनता है। मैंने आपको बता दिया, समस्त ग्रह दशम से लेकर के एकादश द्वादश लगन क्रम से इनमें हो, क्योंकि हमारी कुंडली की रचना ऐसी है, हम सूर्य की विपरीत दशा में चलते हैं, तो दशम एकादश द्वादश और लगन में सभी ग्रह हो तो धन योग होता है। दोस्तों, इसी कुंडली का मेरे पास एक उदाहरण है। जातक का जन्म 6 अक्टूबर 2004 में हुआ, कृष्ण पक्ष 8 आद्रा नक्षत्र 3 बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर कन्या लगन उदय हुआ, लगन के 8 डिग्री विराजमान है। कन्या लगन में बुध 19 डिग्री 21 मिनट लेकर के बुध अपने उच्च राशि में है, अस्त है। सूर्य वहीं पर 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। सूर्य के बिल्कुल साथ में ही बुध है, तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि अगर 5-10 डिग्री का भी होता है तो हम ये कहते हैं हाँ भाई थोड़ा बहुत प्रभाव देगा। बुध बिल्कुल प्रभावहीन है, लगन दोष हो गया, लगन अस्त है। वहीं पर सूर्य 19 डिग्री लेकर विराजमान है, मंगल 12 डिग्री लेकर के सूर्य से अस्त है। मंगल जब 17 डिग्री के अंदर में रहता है तो अस्त हो जाता है, ये तो सिर्फ 7 डिग्री पर ही अस्त है। छुटपुट थोड़ा बहुत 0 गलत की जगह प्रभाव दे देगा, मान लिया। गुरु 8 डिग्री 53 मिनट पर है। गुरु इसमें थोड़ा सा प्रभाव देने के काबिल है, क्योंकि जब गुरु की दूरी सूर्य से 11 अंश तक होती है, 11 अंश के अंदर में भीतर होगा, अंदर में होगा तो अस्त होगा, तो लगभग 11 में है तो गुरु थोड़ा सा प्रभाव दे सकता है। अर्थ है अस्त है, और ज्योतिष में बताया गया है जो अस्त ग्रह है वो प्रभावहीन हो जाता है, विकल हो जाता है। जो विकलता वाला ग्रह है वो अपना शुभ फल नहीं दे पाता और उसकी दशाएं भी खराब होती हैं। अष्टम भाव में मेष राशि का राहु 9 डिग्री लेकर विराजमान है। अष्टम भाव प्रबल पितृदोष माना गया है। दसम भाव में चंद्रमा 14 डिग्री लेकर विराजमान है। चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी दसम भाव में है, अच्छी शुभ स्थिति बना रहा है जगह के हिसाब से। शनि एकादश भाव में 2 डिग्री 17 मिनट लेकर के विराजमान है। दर्शकों, कन्या लगन बुध की राशि है, तो ऐसे जातक बुद्धिमान होते ही है, भावी का ध्रुव होते हैं। चारपाई पे पड़े हुए हवाई किले बनाना इनकी योजनाएं बनती है, जैसे ही चारपाई से उठे तो योजनाएं भी खत्म हो जाती हैं। और ये हमेशा द्विअर्थी बात करते हैं, क्यों कि ये द्विस्वभाव राशि है। विद्या धन की तरफ झुकाव तो अच्छा होता है, और ग्रहों का अगर प्रभाव कुछ अलग हो तो एक अलग बात है, प्रभाव मिल जाता है। लग्नेश लगन में है, अस्त है, भद्रपुरुष बना रहा है। जब बुध अपनी राशि में लगन में होगा तो भद्रपुरुष बना रहा है, और वो भद्रपुरुष एक विशिष्ट योग होता है जो पंच महापुरुष योग में से एक होता है, लेकिन अस्त है और सूर्य के साथ ही है। 19 डिग्री 9.9 सूर्य के, तो 19-21 से कुछ भी प्रभाव नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं सूर्य की। दोस्तों, सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है और लगन में है। बालक के बाल कम होंगे सिर पर, बालक को चश्मा जल्दी लग जाएगा, फिजूल खर्ची करने वाला, कफ रोगी, धन और विद्या से हीन होता है सूर्य। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दोस्तों, चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी दसम भाव में है। एकादश भाव का स्वामी जब दसम भाव में होता है, पिता और व्यवसाय में अच्छा लाभ होता है, धन कमाता है, सुखी बनता है। माता और मातृभूमि के भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहा है। अष्टमी का चंद्रमा है, कुछ ना कुछ प्रभाव देने वाला, आगे जाएगा तो कमजोर होता चला जाएगा और अच्छा लाभ देगा। परंतु चंद्रमा भी केतु की नवम दृष्टि से पीड़ित है। केतु की नवम दृष्टि से चंद्रमा पीड़ित है, यहां चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल अष्टम भाव का स्वामी है और तीर्थ भाव का स्वामी है, पराक्रमी है। तीर्थ भाव पराक्रम का है, वैसे ही मंगल पराक्रम का, लेकिन अष्टम भाव में राहु है। अष्टमेश तो है ही, लेकिन राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी होकर के और मंगल कड़वा हो गया और लगन में आ गया। वैसे ही कन्या राशि में जब मंगल लगन में होता है तो अपनी चीज किसी को दे करके वो खुश नहीं होता है, और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी हो गया, प्रबल मांगलिक हो गया, और सूर्य से 7 डिग्री पर दूरी पर है। चलो छूट-मूट प्रभाव मान लेते हैं, तो इसका हम थोड़ा सा प्रभाव मांगलिक होगा। मस्तिष्क संबंधित रोग होंगे, किसी को कोई वस्तु अगला दे नहीं सकता,
चतुर्थ भाव, यहां पर माता उसको देख रहा है तो परेशानी आएगी, क्योंकि अष्टमेश है, हाँ भाव की हानि करेगा। अष्टमेश जहां पर भी देखेगा, जहां पर स्थिति होगा वो हानि करेगा। और सप्तम दृष्टि से स्त्री व्यवसाय के भाव को देख रहा है, स्त्री सुख में क्षेत्र में संघर्ष के साथ होगा। और अष्टम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है तो कष्टों का कोई कमी नहीं है, क्यों राहु पहले से ही मंगल राहु जैसे फल देगा। राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है, मंगल राहु जैसे फल देगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु 10 को कुंडली में 2 केंद्रों का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, केंद्राधिपति दोषी है। परंतु गुरु लग्नेश के साथ है, केंद्राधिपति दोषी से मुक्त हो गया, लेकिन अस्त है, थोड़ा सा आधा डिग्री का फर्क है। हम इसको अस्त ना मान करके चलते हैं, लेकिन हिसाब से तो अस्थि है, सिद्धांत के हिसाब से अस्थि है, क्योंकि 11 डिग्री के अंदर में अस्त रहता है। तो थोड़ा सा 10:30 पौने 11 में ऐसा मान लो, फिर भी गुरु सुखों की कमी देगा। शिक्षा संतान में नीच दृष्टि से देख रहा है, गुरु पंचम भाव को नीच दृष्टि से देख रहा है, संतान और सुख शिक्षा की कमी देगा। सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, कुछ व्यवसाय में, कुछ अपनी जीवन साथी के पक्ष में कुछ अच्छा प्रभाव दे सकता है। और नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देखता है तो त्रुटिपूर्ण रहेगा प्रभाव इसका, भाग्य में धर्म में कम रुझान होगा इसका, तो शत्रु राशि को देख रहा है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र भाग्येश है, भाग्य का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है। शुक्र द्वादश भाव में शत्रु राशि में है, द्वादश भाव में शत्रु राशि में शुक्र है। शुक्र खर्चा अधिक होगा, भाग्य की उन्नति में कमी आएगी, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि शुक्र को पीड़ित कर रही है, भाग्य कमी आएगी। शुक्र केतु के नक्षत्र में, मघा के नक्षत्र में है, यहां पर एक कुंडली का योग बनता है। केतु द्वितीय भाव में है, अगर केतु के नक्षत्र में द्वादश भाव में शुक्र होगा, केतु के नक्षत्र में जो भी ग्रह द्वादश भाव में होगा और उस पर गुरु की दृष्टि होगी, तो किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी कारागार का भी केस बनता है। क्यों? राहु को जेलर माना गया है, और जिसका ऐसा ग्रह है जो कि द्वितीय भावस केतु है, केतु के भावस में शुक्र द्वादश भाव में है, राहु से पीड़ित है, किसी न किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी का कोई इसका झगड़ा हो सकता है, दंड भी किसी प्रकार का मिल सकता है। और वैसे भी शुक्र जब राहु देखता है शुक्र को, तो ऐसा जातक असामाजिक कार्य कर सकता है और निंदा का पात्र बनता है। अब बात करते हैं शनि की। शनि एकादश भाव में है, आमदनी में वृद्धि करेगा, तीर्थ दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, रोग देगा। सप्तम दृष्टि से अपने भाव पंचम राशि में मकर राशि को देख रहा है, कुछ शिक्षा संतान जैसे उसके अंश है उस हिसाब से कुछ देगा शनि, उसको कुछ ना कुछ शिक्षा संतान तो देगा। दसम दृष्टि से शनि अष्टम भाव को देख रहा है, अष्टम में राहु पहले से है और शनि आ जाएगा दसम दृष्टि से, तो और कष्टों की भरमार हो जाएगी। अब आप ये देखिए, अष्टम भाव पर मंगल राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी अष्टम भाव पर देख रहा है। यहां पर मंगल की मेष राशि तो जरूर है, लेकिन राहु अधिष्ठ राशि स्वामी है तो राहु जैसे फल देगा। तो अष्टम भाव पर राहु का भी प्रभाव हो गया, मंगल का भी अशुभ हो गया, शनि का भी अशुभ हो गया, मेष राशि होगी, तो मृत्यु तल कष्ट वाली बात आ जाती है, कष्टों से भरा जीवन हो जाएगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु द्वितीय भाव में है, धन की कमी, धन की हानि, पंचम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा, शत्रु पर प्रभावी होगा, पेट संबंधी परेशानियां आती। अष्टम भाव देख रहा, पेट संबंधी परेशानियां आएंगी। और नवम भाव से केतु दसम भाव को देख रहा, व्यवसाय में उतार चढ़ाव देगा और चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, यहां चंद्रमा पीड़ित हो रहा है। दर्शकों, मैंने आपको ये ग्रहों का प्रभाव बताया। अब दंड योग की व्याख्या है कि दसम से क्रमबद्ध, दसम एकादश द्वादश और लगन, इसमें सभी ग्रह है। लगन में 4 ग्रह है और
द्वादश भाव में एक है, 5 से एक शनि एक चंद्रमा, यानी सभी 7 ग्रह इन 4 भावों में है। दशम से लेकर के लगन पर्यंत क्रम से हो, सभी भावों में हो, दशम में भी हो, एकादश में भी हो, द्वादश में भी हो, एक में, तो दंड योग बनता है। और क्योंकि ये इस तरह से बन जाता है कि लगन पीड़ित हो जाता है, और कोई ना कोई ग्रह जो द्वादश भाव में भी होगा, तो हमारे पराशर जी ने बड़े सोच समझ करके बनाया है, और वाकई में ऐसे आदमी को दंड मिलता है। और इसका प्रभाव अभी मैंने बताया क्यों, और इसका प्रभाव इस दंड योग में उत्पन्न बालक पत्नी पुत्र और धन से हीन होता है। धन तो सभी खर्च हो जाएगा, केतु भी खराब कर देगा, और यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी धर्मवर्या खर्चा ही कर देगा, सुख तो वैसे ही खर्चीला है। तो दंड योग में उत्पन्न बालक पत्नी से अलग होगा, पत्नी का भी सुख नहीं होगा, पुत्र का सुख भी नहीं होगा, धन से हीन होगा, क्रूर होगा, और उसको परिजन धिक्कार कर देंगे, उसका त्याग कर देंगे, उसके परिजन उसको त्याग कर देंगे, और वह उसकी संगत नीच पुरुषों में होगी, जो कि अशुभ काम करने वालों में उसी होगी, और उन्हीं का वह साथी होगा। ऐसा दंड योग का प्रभाव बताया है। दर्शकों, अभी जातक की दशा, गुरु की महादशा 11/2/2012 से 11/2/28 तक चल रही है। गुरु उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में वध तारा है, दशा भी ठीक नहीं चल रही है, और अभी उम्र ही क्या है, अब आ गई शरारत करने की उम्र आ गई। ये राहु का प्रभाव शुक्र पर जो है वो प्रभाव, ये आप समझते हैं कि ये जब 16 साल के बच्चे हो जाते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ इस किस्म की बातें हो जाती हैं, तो अपने आप दंड योग हो गया, और वास्तविक ये ग्रहों के हिसाब से भी दंड हो गया, और पराशर जी के हिसाब से भी दंड हो गया। जब मैंने आपको कुंडली का विश्लेषण किया तो वास्तविक समझ रहे, राहु केतु की प्रीति में है, कुलिक नामक काल से योग बनता, धन की परेशानी, अपयश, आय की कमी, स्वास्थ्य नरम गरम, अपनों से अशुभ अशांति, और ऐसा जातक धीरे धीरे कंगाल होते देखा है, काल दोष का प्रभाव है। ये दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं कि कुंडली में जो भी ग्रह की रचना बनती है उस बालक के पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है। बालक के कर्म ही ऐसे होते हैं तो क्या किया जा सकता है। दर्शकों, अपनी तरफ से कुछ उपाय करने के लिए सोचें, और जो प्रभु देगा उसकी मर्जी है, वो तो फिर बलि का बकरा बनना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो ऐसे जातक को सूर्य उदय होते हुए अर्घ देना चाहिए। अर्घ अगर सूर्य उदय को देगा, देखो दर्शकों, हमारे वैदिक ज्योतिष में, हमारे आम भाषा में कहते हैं कि मंदिर में मंगला आरती का बड़ा महत्व है। लोग मंगला आरती सुनने के लिए भागते हैं। मंगला आरती प्रथम आरती होती है जो भगवान की पहले होती है। तो इसी प्रकार जैसे ही सूर्य उदय होता है उसको जो भी पुरुष अर्घ देता है, मैं समझता हूं उसके कुछ ही दिन में धीरे धीरे काफी कष्ट हो जाते हैं, काफी कष्ट जो है उसे छुटकारा मिल जाता है। यहाँ पर सूर्य 3 ग्रह को अस्त दे रहा है, सभी के तो नग डालना असंभव वाली बात हो जाती है। नग क्या एक अलग से सिद्धांत है। यहां पर बुध का रत्न धारण किया जा सकता है। पितृदोष है, लगन दोष है, पितृदोष नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए, कर्मों का प्रायश्चित करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, और बुध का रत्न धारण करना चाहिए, और केतु और चंद्रमा की शांति कराना चाहिए। शुक्र पर ऊपर जो राहु का प्रभाव है इसकी शांति कराना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि कुछ थोड़ा बहुत तो उसको राह आसान होगी। दर्शकों, हम उपायों से हम संवार सकते हैं, किसी को बदल ही नहीं कर सकते। ग्रह जो अपना प्रभाव देगा उसके निमित्त ब्रह्मा जी ने भी उनको ये कहा है, और जो आपका ये शास्त्र में लिखित शब्द है, जो आपका उपाय करता उसको तथास्तु करना, उसकी सुनिए, उसका सुप्रभाव देना। तो जरूरी है कुछ ना कुछ कर ले, बाकी छोड़ दे भगवान के भरोसे पर। दर्शकों, आज मैंने आपको केदार योग और दंड योग में क्या फर्क है वो बताया। आमतौर पर बोल देते हैं 4 किन्हीं 4 में केदार योग है, किन्हीं 4 में नहीं। दशम, एकादश, द्वादश और नगर में 4 हो जाएंगे तो दंड योग हो जाएगा, बाकी जगह 4 हो जाने दो। ये चारों में होगा तो दंड योग हो जाएगा। मैंने पराशर जी की व्याख्या के अनुसार आपको दंड योग क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है, और एक संबंधित कुंडली में किस प्रकार से दंड योग काम कर रहा है वो मैंने आपको बताया। दर्शकों, अगर आप समझते हैं कि मेरा वीडियो आपका मार्गदर्शन के लिए उचित है तो मैं कहूंगा मेरा वीडियो आप लाइक करें। अगर दूसरे का भी ये किसी का मार्गदर्शन करता है तो शेयर करें, ताकि उसका भी जीवन सुधर सके। और जिस दर्शक ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार जुड़े हैं, वो
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास आ जाए और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। और इसी प्रकार मैं आपसे वास्तविक योग और वास्तविक कुंडलियां का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। मैं बीच में कई बार बताता हूं क्योंकि मेरे पास तो जो प्रॉब्लम वाली कुंडलियां ही आएंगी और उसका उपाय आदि करके आपका भी कुछ ना कुछ मार्गदर्शन होगा। तो मेरा मनोबल ऊंचा हो, आप भी चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं हमेशा बताता हूं ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ प्रकाश से दोष पितृदोष पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका निकालता है, शास्त्रों और अनुभव के अनुसार पर आपके जीवन का सार निचोड़ देता है। जरूरत है आपको फायदा उठाने की। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के गुण मिलान प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के आपके पास राह आसान करने के लिए भेजता है। जरूरत है आपका फायदा उठाने की। ऋषि ज्योतिष वह पेड़ है जहां पर वास्तु शास्त्र का विज्ञान आपको दिया जाता है। जरूरत है आपको फायदा लेने की। मैं कहूंगा दर्शकों, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा लगा तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। धन्यवाद।